पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि ग्वीजू ने फ्यूचर से पास्ट में जाकर मॉल में दाहे का हाथ पकड़ा और यहीं से एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। ग्वीजू वापस अब के टाइम में आने पर शॉक में चला जाता है क्योंकि इसका मतलब दाहे सच बोल रही थी कि ग्वीजू ने ही मॉल में उसका हाथ पकड़ा, पर ग्वीजू को समझ में नहीं आता कि अचानक से उसकी पावर्स वापस कैसे आ गई। पावर्स वापस आने का छोड़ो, वो कभी भी पास्ट में जाने के बाद किसी को टच भी नहीं कर पाता था, लेकिन समहाउ अब वो दाहे को टच कर पाया, वो उसका हाथ पकड़ सका। ग्वीजू सोचता है कि अगर उसकी पास्ट को एक्सपीरियंस करने की सुपर पावर सच में वापस आ गई है तो वो अपनी बीवी सेओन से मिलना चाहता है, इसलिए वो अपनी बीवी के साथ बिताए हुए खुशी के मोमेंट्स के बारे में सोचता है। ग्वीजू और उसकी बीवी सेओन ने एक बहुत अच्छा दिन बीच पे बिताया था और इसी दिन की मेमोरीज को याद करके ग्वीजू पास्ट में जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन इस मोमेंट में पहुंचने के बजाय ग्वीजू उस मोमेंट में चला जाता है जहाँ दाहे ने उसे बीच पे समंदर से बचाया था और उसे सीपीआर दिया। ग्वीजू फिर से अपने पास्ट में दाहे को देखकर इरिटेट हो जाता है क्योंकि जैसे कि हमें पता है ग्वीजू सिर्फ उन्हीं मोमेंट्स में वापस जा सकता है जहां पर वो खुश था और अब उसे सिर्फ दाहे के साथ बिताए हुए पल दिख रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो दाहे के साथ इन मोमेंट्स में सच में खुश था। पर ग्वीजू इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। ग्वीजू कैसे भी खुद को शांत करते हुए दाहे के ख्यालों को इग्नोर करते हुए इन्ना के साथ बिताए हुए खुशी के पल के बारे में सोचता है, लेकिन वो उस मोमेंट में पहुंच जाता है जो हमने पिछले एपिसोड में देखी थी जहाँ इन्ना के पीरियड शुरू हुए और दाहे ने इन्ना को अपना जैकेट दिया। इस मोमेंट में ग्वीजू को दिखता है कि पास्ट का ग्वीजू यानी वो खुद इन्ना और दाहे की फ्रेंडशिप देखकर स्माइल कर रहा था और ग्वीजू खुद को स्माइल करते हुए देखकर हैरान हो जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। ग्वीजू की सुपर पावर वापस तो आ गई है, लेकिन उसे सिर्फ दाहे के साथ बिताए हुए पल दिख रहे हैं, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ग्वीजू गुस्से में दाहे से मिलने जाता है। ग्वीजू दाहे पे चिल्लाता है कि तुमने मुझ पे क्या जादू किया है, सच बताओ क्या तुम्हारे पास भी हमारी तरह कोई सुपर पावर है? मुझे अपने खुशी के पास्ट मोमेंट्स में सिर्फ तुम ही क्यों दिख रही हो? मैं कभी भी अपने पास्ट में किसी को टच नहीं कर पाता था, लेकिन मैं तुम्हें पास्ट में जाकर छू क्यों पा रहा हूँ? क्या तुमने मुझे हिप्नोटाइज किया है? क्या तुमने मेरी मम्मी को भी इसी तरह हिप्नोटाइज करके कंट्रोल किया है? दाहे हैरान होकर पूछती है कि ये कैसे इल्जाम तुम मुझ पे लगा रहे हो, ये कैसी उठपटांग सवाल है। और ग्वीजू को अपने सवालों का जवाब ना मिलने पर वो उन छोटे बच्चों की तरह नखरे करना शुरू कर देता है जिनके माँ बाप ने उन्हें चॉकलेट देने से मना कर दिया हो। वो इधर उधर जंप करने लगता है, वो अपने हाथ पैर जोर जोर से हिलाने लगता है। जब वहाँ पे मिसेस बोक आ जाती है और ग्वीजू को कहती है, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ कि दाहे ने तुम्हारे साथ क्या किया है। मिसेस बोक ग्वीजू को कहती है कि तुम्हें हर जगह दाहे इसलिए दिख रही है क्योंकि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अब दाहे को हमारे घर में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि तुम्हें और इन्ना को सपोर्ट मिल जाए। मुझे पता है कि दाहे ही हमारी शक्तियों को वापस ला सकती है क्योंकि मुझे सपने में भी दिखा था कि दाहे ही हमारे घर की बहू बन गई है। मिसेस बोक बाद में दाहे से भी बात करके उसे उसका जॉब छोड़ने के लिए और बोक परिवार के घर में शिफ्ट होने के लिए कहती है। मिसेस बोक फिर दाहे और ग्वीजू को एक डेट पे जाने का सजेशन देती है जिसे दोनों दाहे और ग्वीजू मना नहीं कर पाते। डेट वाला दिन आ जाता है। दाहे ग्वीजू के लिए पार्क में रुकी होती है, पर ग्वीजू दाहे को दूर से ही देखकर सोच रहा होता है कि दाहे के वजह से मेरी सुपर पावर्स तो वापस आ गई है, पर मेरी इन पावर्स का अब कोई यूज ही नहीं है क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा एक भी खुशी का पल नहीं है जिसे मैं वापस जीना चाहता हूँ। मैं जिस पल को बदलना चाहता हूँ उस पल को तो मैं कभी सही ही नहीं कर पाऊंगा, तो इस सुपर पावर का फायदा ही क्या हुआ। हमें फिर यहाँ पे पुराने टाइम का सीन दिखाया जाता है। ग्वीजू कुछ सालों पहले एक फायर फाइटर हुआ करता था और एक दिन ड्यूटी पे ग्वीजू को कॉल आता है कि सेओन की डिलीवरी हो गई है और ग्वीजू अब एक पापा बन गया है। ग्वीजू ये बात अपने सारे फायर फाइटर दोस्तों को बताता है जो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ग्वीजू का सीनियर उसे कहता है कि तुम हॉस्पिटल जाओ अपनी बीवी और बेटी को मिलने, तुम्हारी ड्यूटी मैं कर लूंगा। और इसी बात की वजह से ग्वीजू आराम से हॉस्पिटल जा पाता है, वो इन्ना और सेओन के साथ टाइम स्पेंड कर पाता है। पर इसी दौरान हॉस्पिटल के ही पास एक स्कूल में बहुत बड़ी आग लग जाती है और इस आग में ग्वीजू का सीनियर जिसने ग्वीजू की ड्यूटी संभाली उसकी मौत हो जाती है। ग्वीजू इस सब के वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि जो पल उसके लिए खुशी का था उस पल में उसके सीनियर की डेथ हो गई और अब उसके सीनियर के परिवार को कोई संभालने वाला भी नहीं था। इन्ना का जन्म ग्वीजू के लिए खुशी का मोमेंट था, इसलिए ग्वीजू अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करके इस मोमेंट में वापस जाता है। ग्वीजू वहाँ नोटिस करता है कि हॉस्पिटल का दरवाजा कुछ अलग सा दिख रहा
रहा है। ग्वीजू को हमेशा अपना पास्ट ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है, पर समहाउ ये हॉस्पिटल का दरवाजा कलर में था, इसलिए ग्वीजू दरवाजे को हाथ लगाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो हॉस्पिटल के दरवाजे को छू सकता है। वो दरवाजे को लॉक और अनलॉक भी कर पाता है, इसलिए ग्वीजू दरवाजा खोलकर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और स्कूल की तरफ जाता है जहाँ आग लगी थी। वहाँ पर उसे दिखता है कि उसका सीनियर कुछ बच्चों को हेल्प करने के लिए स्कूल के अंदर जा रहा था, पर अचानक से स्कूल की बिल्डिंग ही नीचे गिर गई और उसके सीनियर की वही मौत हो गई। बिल्डिंग गिरने के बाद स्कूल के ऊपर के फ्लोर्स पे बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हुआ, जिससे कुछ बच्चों की मौत हो गई। अब ग्वीजू को ऑलरेडी पता है कि उसकी सुपर पावर से वो सिर्फ पास्ट में जा सकता है, लेकिन वो पास्ट को बदल नहीं सकता। लेकिन इस भयानक मोमेंट को देखकर, उस अजीब से दरवाजे को देखकर जिसे वो छू सकता था, उससे ग्वीजू को लगने लगता है कि वो किसी तरह पास्ट बदल सकता है और अपने सीनियर को इस हादसे से बचा सकता है। ग्वीजू फिर हर दिन, हर रात, हर वक्त बार बार उस मोमेंट में जाता है जहाँ इन्ना का जन्म हुआ था और हॉस्पिटल से फिर ग्वीजू भागकर स्कूल तक जाता है, इस उम्मीद से कि उसे ये सिचुएशन बदलने का मौका मिले। पर ग्वीजू के लाखों करोड़ों कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं बदल पाता और वो अपने सीनियर को बचा ही नहीं पाता। असल में ग्वीजू को लगता है कि ये सब उसकी गलती है। ग्वीजू समझता है कि उसी के वजह से उसके सीनियर की मौत हो गई है और वो अब अपने पास्ट में जाकर सीनियर को बचा भी नहीं पा रहा है और इस गिल्ट के वजह से ग्वीजू डिप्रेशन में चला गया है। उसके लिए नॉर्मली जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी आंखें बंद करे तो वो उस मोमेंट में पहुंच जाता है जहाँ इन्ना का जन्म हुआ और उसके सीनियर की डेथ हुई। ग्वीजू अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाता, जिस वजह से उसका टीम लीडर उस पे चिल्लाता है ये कहकर कि मुझे पता है तुम्हें सीनियर को खोने का दुख है, पर तुम्हारी लापरवाही के वजह से तुम्हारे कलीग्स को तकलीफ हो रही है। तुम अपने फायर फाइटिंग मिशंस पे ध्यान भी नहीं दे रहे हो। ये सुनकर ग्वीजू रोने लगता है और बोलता है कि मैं क्या ही करूं, मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं, पर आंखें बंद करते ही मैं उस पल में चला जाता हूं जहां सीनियर की मौत हो गई। मेरा जीना मुश्किल हो गया है इस सब के वजह से। और टीम लीडर ग्वीजू की बातें सुनकर उसे पागल समझता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए और किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें भी काम नहीं करती तो तुम्हें ये जॉब छोड़ देना चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ ग्वीजू की प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ भी इस हादसे से अफेक्ट होने लगी थी। ग्वीजू हर पल गायब हो जाता था, जिससे उसकी बीवी सेओन तंग हो चुकी थी। एक दिन सेओन, इन्ना और ग्वीजू घूमने के लिए जू जाने वाले थे और सेओन ग्वीजू को वार्निंग देती है कि आज अगर तुम पास्ट में जाने के लिए गायब हो गए तो मैं इन्ना को लेकर तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ग्वीजू से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और पास्ट में खुद से ही चला जाता हूँ। तो सेओन इरिटेट होकर बोलती है कि तुम प्रेजेंट में रहना भूल गए हो, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। 7 साल हो गए हैं तुम्हारे सीनियर को गुजर के, पर तुम अभी भी वही अटके हो। तुम्हें भी पता है कि तुम पास्ट में जाकर कुछ नहीं बदल सकते, पर फिर भी तुम मूव ऑन करने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम्हारा यहाँ पर भी ध्यान नहीं है। बस बहुत हो गया। अगर आज तुम गायब हो गए, अगर आज तुम फिर से पास्ट में चले गए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। याद रखो, मैं और इन्ना तुम्हारे लिए नहीं रुकेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ग्वीजू ये सारी बातें सुनता तो है, पर वो फिर से पास्ट में चला जाता है। वो उस मोमेंट में चला जाता है जहाँ इन्ना का जन्म हुआ था और वो हॉस्पिटल से स्कूल भी जाने वाला होता है जहाँ उसके सीनियर की डेथ हुई थी। लेकिन उसे अचानक से सेओन की वार्निंग याद आती है, इसलिए इस बार वो हॉस्पिटल का दरवाजा बिना खोले ही वापस आ जाता है। पर जब तक ग्वीजू की आंखें खुलती है तब तक ऑलरेडी कार का एक्सीडेंट हो गया होता है और इसमें सेओन की मौत हो गई होती है। यहाँ पर ये सीन कट होता है और हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ ये सब याद आने पर ग्वीजू दाहे को दूर से ही देखता है और वो डेट पे जाता ही नहीं है। यहाँ दाहे डेट से वापस आने के बाद अपने टेबल पे एक फ्लावर बुके रखती है और बाद में होंग, ग्रेस, स्नो और दाहे साथ में मिलकर डिनर करते हैं। होंग कहती है कि अगर उस ग्वीजू को याद भी नहीं है कि उसने दाहे का हाथ पकड़ा था, इसका मतलब उसके दिमाग में कोई तो प्रॉब्लम जरूर है। ग्रेस बोलती है कि हाँ, मैंने भी कुछ ऐसी बकवास बातें सुनी कि मिसेस बोक को उसके सपनों में फ्यूचर दिखता है। होंग कहती है कि इस पूरे बोक परिवार का दिमाग खराब हो गया है और हम इसी बात का फायदा उठा सकते हैं। दाहे की शादी होने पर अगर हमने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि बोक परिवार पागल है तो सारी प्रॉपर्टी दाहे को ही मिल जाएगी, लेकिन उनके पागलपन का सबूत हमारे पास होना चाहिए और ये काम सिर्फ दाहे ही कर सकती है। अगले दिन फिर दाहे उसके टेबल पे रखे हुए फ्लावर्स के बुके को लेकर बोक परिवार के घर जाती है, क्योंकि मिसेस बोक ने उसे वहाँ रहने बुलाया है और दाहे इस मौके का फायदा उठा सकती है, क्योंकि इस दौरान वो बोक परिवार को इम्प्रेस कर सकती है, उनकी बहू
बन सकती है और उसके साथ साथ वो बोक परिवार के पागलपन के सबूत भी इकट्ठा कर सकती है। ग्वीजू दाहे को अपने घर पे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो दाहे उसे कहती है कि तुमने मुझे तुम्हारे दिल में बसने की जगह दी, उसके लिए थैंक यू। उतने में वहाँ मिस्टर और मिसेस बोक आ जाते हैं और मिसेस बोक दाहे को बोलती है, अरे वाह, तुमने हमारे लिए फ्लावर्स लाए हैं। तो दाहे बुके को साइड में कर देती है और कहती है कि एक्चुअली ये फ्लावर बुके मुझे ग्वीजू ने कल हमारी डेट पे दिया था। मिसेस बोक खुश होकर पूछती है कि क्या सच में? वैसे मेरे ग्वीजू ने सारी रोमांटिक क्वालिटीज मुझसे ही सीखी है। ग्वीजू ये सारी बातें सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि मैंने तुम्हें कब बुके दिया? हम तो कल मिले भी नहीं थे, तुम ये क्या बोल रही हो? पर दाहे अपनी बातों पे अड़ी रहती है कि तुमने ही मुझे फ्लावर्स दिए और ग्वीजू गुस्से में दाहे को खींचकर घर से बाहर लेके जाता है अकेले में बात करने के लिए। ग्वीजू दाहे पे चिल्लाता है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कब बुके दिया? हम तो कल मिले भी नहीं थे, तुम फिर से झूठ बोल रही हो ना। दाहे बोलती है कि मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा? ये सच है कि तुमने ही कल मुझे फ्लावर बुके दिया। तुम इतनी छोटी सी बात कैसे भूल सकते हो? बुके का छोड़ो, तुमने तो कल मुझे गले लगाया, तुमने मुझे कसकर कल पकड़ा। और ग्वीजू ये सारी बातें सुनकर परेशान होकर अपने कमरे में चले जाता है और खुद से ही बड़बड़ाने लगता है कि नो वे, क्या मैं फिर से फ्यूचर से पास्ट में गया और वहां जाकर दाहे से मिला? यहाँ दाहे के घर पे आने की वजह से मिसेस बोक बहुत खुश होती है और वो दाहे को कहती है कि अब इन्ना को भी साथ मिलेगा। वो अपनी उम्र के लिए ज़रा स्लो है तो तुम्हारी वजह से उसे भी हेल्प मिल जाएगी। और इन्ना ये सारी बातें सुनकर कहती है, हाँ ये भी बता दो कि मेरे स्कूल में कोई फ्रेंड्स नहीं है और कैसे मैं इनविजिबल हूँ। और इन्ना स्कूल चली जाती है। असल में इन्ना को इनविजिबल रहने से कोई तकलीफ नहीं होती। इनफैक्ट इनविजिबल होने से उसे जो चाहिए वो कर सकती है, जैसे कि वो अपने स्कूल के क्रश पे नजर रख सकती है। लोग उसे नोटिस ही नहीं करते, इसलिए वो कभी पकड़ी नहीं जाती। लेकिन इस दिन इन्ना पकड़ी जाती है। इन्ना अपने क्रश के चुपके से फोटोज क्लिक कर रही होती है जब उसकी एक क्लासमेट आकर उससे पूछती है कि तुम हमेशा दूसरे लोगों पे चुपके से नजर क्यों रखती हो? उस दिन डांस क्लब के वक्त भी मैंने तुम्हें हम पे नजर रखते हुए देखा था। वैसे क्या तुम हमारा डांस क्लब ज्वाइन करना चाहती हो? हमें मेंबर्स की जरूरत है। इस पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान इन्ना अपने क्लासमेट की तरफ देखती ही नहीं है, इसलिए क्लासमेट इन्ना के चश्मे को हाथ लगाते हुए बोलती है कि अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखो ना। पर इन्ना घबरा कर कहती है कि मेरे चश्मे को हाथ मत लगाओ। और ये सीन दूर से इन्ना का क्रश और नो देख रहा होता है। यहाँ पर डोंगी को अपने सपने में उसके पुराने दिन दिख रहे होते हैं, जब वो स्लिम थी, जब वो एक सुपर मॉडल थी, जब वो बहुत सुंदर थी और जब वो उड़ सकती थी। लेकिन उसका सपना टूट जाता है जब एक औरत उसका फ्लैट खरीदने आती है। डोंगी को समझ नहीं आता कि उसका फ्लैट बेचा क्यों जा रहा है, इसलिए वो अपनी मम्मी यानी मिसेस बोक से पूछती है कि क्या हमारे पैसे खत्म हो गए कि तुम मेरे घर को बेचने निकली हो? अब दाहे इसी घर में रहती है, पर फैमिली मैटर होने की वजह से दाहे को कमरे से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन वो दरवाजे के बाहर से इस कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग करती है। मिसेस बोक डोंगी को कहती है कि मुझे सपने नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैं पैसे को मैनेज ही नहीं कर पाई। मुझे स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ नहीं दिखा, इसलिए ये सिचुएशन बन गई। पर दाहे के आने से मुझे फिर से नींद लग रही है, मुझे फिर से फ्यूचर दिखने वाले सपने दिख रहे हैं, तो हमारे पास फिर से पैसा आ जाएगा। और ये कहते ही मिसेस बोक सो जाती है, क्योंकि उसने अभी ही दाहे की स्पेशल हर्बल टी, जिसमें दाहे चुपके से नींद की दवाई डालती है, वो पी थी। दाहे फिर सबके लिए डिनर बनाती है, पर सब लोग एक्सक्यूजेस देते हैं और कोई भी डिनर नहीं खाता। देर रात को दाहे देखती है कि इन्ना रामेन खा रही है और इन्ना ने अपना चश्मा निकाल के टेबल पे रखा है, इसलिए दाहे उसका चश्मा उठा लेती है और पहली बार इन्ना का चेहरा ठीक से देखते हुए दाहे इन्ना को कहती है कि तुम्हारी आंखें कितनी प्रिटी है, तुम हमेशा उन्हें कवर करके क्यों रखती हो? क्या तुम्हारी आंखों से लेजर निकलती है? क्या तुम दुनिया से छुप रही हो? इन्ना बोलती है कि मेरा चश्मा वापस दो, तो दाहे कहती है कि रुको, तुम मुझे 30 सेकेंड दो, उसके बाद अपना चश्मा वापस ले लो। और इन्ना इस बात को मान लेती है और इन 30 सेकेंड्स में दाहे इन्ना के आईब्रोज को अच्छे से शेप करके देती है। दाहे इन्ना को कहती है कि देखो कितनी प्यारी दिख रही हो तुम तुम्हारी आंखें अब ढकना बंद कर दो, क्योंकि आंखों से ही इंसान का दिल दिखता है। और इन्ना बोलती है कि इसी वजह से मैं अपनी आंखें ढक के रखती हूँ। दाहे कहती है कि तुम्हारी बात तो सही है, पर लोगों का दिल ना जानना ये और ज्यादा डरावना है। क्या पता तुम्हें किसी की आंखों में अच्छाई भी दिख जाए। ग्वीजू दूर से दाहे और इन्ना को देख रहा होता है और उसे खुशी होती है, क्योंकि फाइनली इन्ना के पास कोई ऐसा है जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सके। दाहे भी देख लेती है कि ग्वीजू उनकी तरफ देख रहा है और वो मन ही मन खुश होकर सोचती है कि चलो इसी बच्ची को इम्प्रेस करने से मेरा फायदा होगा, यही मेरी चाबी है। इन्ना जो दाहे की आंखों में घूर कर देख रही होती है, वो अचानक से दाहे को पूछती है कि कौन सी चाबी? बोक परिवार के उस करोड़ों की बिल्डिंग की चाबी चाहिए तुम्हें? दाहे चौंक कर पूछती है कि क्या बोला तुमने? और इन्ना वहां से भाग जाती है और दाहे सोचती है
कि क्या इसने मेरी मन की बातें सुन ली। अब इस सीन को देखकर हम समझ जाते हैं कि इन्ना के पास भी एक सुपर पावर है, जो है दूसरों की मन की बातें जानना। अगले दिन जब इन्ना स्कूल जाती है तो उसकी क्लासमेट उससे पूछती है कि आज तुम कुछ अलग दिख रही हो, क्या तुमने अपनी आईब्रो शेप की है, मुझे दिखाओ ना। इन्ना पीछे हटती है पर क्लासमेट उसका चश्मा निकालती है जो नीचे गिर जाता है। इन्ना का क्रश ये चश्मा उठा लेता है और इन्ना के करीब जाकर कहता है कि हाँ, आज तुम कुछ अलग दिख रही हो। बिना चश्मे के इन्ना को उसके क्रश के मन की बातें पता चल जाती है और उसका क्रश अपने मन ही मन बोल रहा होता है कि इन्ना बहुत प्रिटी है। इन्ना का क्रश फिर उसका चश्मा उसे पहनाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ दोंगी अपने बॉयफ्रेंड जिहान को एक पॉश होटल में डिनर करने के लिए बुलाती है, पर उसका बॉयफ्रेंड मना कर देता है, ये कहकर कि उसे काम है। दोंगी फिर अपने फ्रेंड्स को इस होटल में डिनर के लिए इनवाइट करती है और ग्रेस इस होटल का नाम सुन लेती है। रात के वक्त फिर दोंगी और उसके फ्रेंड्स डिनर करने जाते हैं। जब दोंगी को दिखता है कि ग्रेस और जिहान इसी होटल में आए हैं और वो किसी रूम में जाने वाले हैं, वो ग्रेस और जिहान को किस करते हुए भी देख लेती है, पर दोंगी कोई तमाशा नहीं करती। वो सिर्फ घर जाने के बाद अपना और जिहान का सामान पैक करती है और जिहान के आने पर उसे बताती है कि ये घर बेचा जाने वाला है, तो हमें यहाँ से जाना होगा, मैं मेरे मम्मी पापा के घर जा रही हूँ। जिहान कहता है कि ठीक है, अगर हम सेपरेट रहने ही वाले हैं तो क्यों ना हम थोड़े टाइम के लिए ब्रेकअप भी कर ले। मैं झूठ नहीं बोल सकता, तुम जब पतली थी, तुम जब मॉडल थी, तो तुम बहुत ज्यादा हॉट थी, तुम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी था जो अब तुम में नहीं है। मे भी हमारे ब्रेक के दौरान तुम खुद पे फोकस कर पाओगी और खुद की केयर कर पाओगी। और दोंगी इस ब्रेकअप के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ दाहे फिर से सबके लिए डिनर बनाती है, पर कोई खाने के लिए तैयार नहीं होता और जब दाहे का ध्यान नहीं होता उस वक्त एक टिश्यू पेपर रोल को आग लग जाती है। दाहे घबराकर इस आग को बुझाने की कोशिश तो करती है, पर उतने में वहाँ ग्वीजू आ जाता है और आग बुझाते हुए दाहे को पूछता है कि क्या तुम्हें आग से डर लगता है। दाहे हाँ बोल देती है तो ग्वीजू कहता है कि फिर तुम गैस पे क्यों खाना पका रही हो जब कोई खाना खाने ही नहीं वाला है। दाहे कहती है कि मेरी कभी फैमिली नहीं थी, इसलिए मुझे लगा था कि फैमिली साथ में मिलकर खाना खाते हैं, इसलिए मैंने डिनर बनाया। ग्वीजू को दाहे के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है और उतने में वहाँ पे इन्ना भी आ जाती है और फिर दाहे, इन्ना और ग्वीजू साथ में मिलकर डिनर करते हैं। डिनर होने के बाद दाहे बर्तन साफ कर रही होती है जब ग्वीजू को दिखता है कि दाहे ने वो फ्लावर्स का बुके किचन में रखा है और वो सोचता है कि क्या सच में मैंने ये फ्लावर्स दाहे को दिए हैं। दाहे ग्वीजू को कचरा बाहर डालने के लिए भेजती है जब ग्वीजू को एक फ्लावर ट्रक दिखता है जिसमें वही सेम बुके होता है जो दाहे के पास है। ग्वीजू इन फ्लावर्स को उठाता है और पास्ट में जाने की कोशिश करता है ये जानने के लिए कि क्या सच में उसने दाहे को फ्लावर्स दिए, और वो उस दिन में पहुंच जाता है जब वो दाहे के साथ डेट पे जाने वाला था। ग्वीजू दाहे को देखकर सोचता है कि दाहे ही इन्ना और मुझे सही रास्ते पे ला सकती है, लेकिन उसके लिए हमसे दूर रहना ही अच्छा है। मैं यहाँ तो आ गया हूँ, पर मैं दाहे को ये फ्लावर्स नहीं दूंगा और मैं उसे कसकर गले भी नहीं लगाऊंगा जैसे उसने कहा था। उतने में दाहे के साइड से एक बाइक बहुत स्पीड से जाती है और दाहे को बाइक से बचाने के लिए ग्वीजू उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके फ्लावर बुके वाला हाथ आगे चला जाता है। इसका मतलब दाहे ने जो कहा था वो फिर से सही था, क्योंकि ग्वीजू ने उसे कसकर पकड़ा और उसे फ्लावर्स का बुके भी दिया। उसी वक्त पार्क के फाउंटेन से पानी आना शुरू हो जाता है जिसमें ग्वीजू भीग जाता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। यहाँ दाहे मिसेस बोक के लिए नींद वाली दवाई की स्पेशल टी बना रही होती है, पर दोंगी को उस पे शक होता है, इसलिए दाहे जबरदस्ती ये चाय खुद ही पी लेती है। दाहे को बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है, पर उसे बोक परिवार के पागलपन के प्रूफ्स कलेक्ट करने होते हैं, इसलिए वो चुपके से दोंगी पर नजर रखती है और उसे दिखता है कि दोंगी हवा में फ्लोट हो रही है। दाहे ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो भागते हुए खुद से बड़बड़ाती है कि इस घर में रहने वाले लोग नॉर्मल नहीं है, ये सब भूत है। और वो रास्ते में ग्वीजू से टकराती है जो पूरी तरह से गीला होता है। ग्वीजू दाहे को पूछता है कि क्या हो गया, तुम भाग क्यों रही हो, लेकिन जवाब देने से पहले ही दाहे की नजर आईने पे जाती है और आईने में ग्वीजू का रिफ्लेक्शन दिख ही नहीं रहा होता है और दाहे घबराकर चिल्लाने लगती है और यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।